नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी एक श्रृंखला को पूरी कर लिया था जिसका नाम था प्राचीन भारतीय इतिहास। इसी इतिहास के क्रम को आज हम लोग आगे ले चलते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के आगे के क्रम को पढ़ेंगे। इसका नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखा जाए, तो यह प्राचीन भारतीय इतिहास से बिल्कुल अलग था। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, गांधार मथुरा कला शैली का निर्माण हुआ, उसी प्रकार मध्यकालीन भारत में मस्जिदों का निर्माण हुआ, मकबरों का निर्माण किया गया। और जिस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंदू शासकों का वर्णन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुस्लिम शासकों का वर्णन किया गया है। अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टाइम पीरियड को देखा जाए, तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास था, इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो सबसे पहले 5 लाख BC से 650 AD तक का जो टाइम पीरियड था, इसे प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता था। 650 AD से लेकर के 1000 AD तक का जो टाइम पीरियड है, इसे उत्तर मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। और 1000 के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, इसे मध्यकालीन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर मध्यकालीन इतिहास के टाइम पीरियड को देखा जाए, तो इतिहास क्या है? जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व हो। इतिहास क्या है? जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व हो। और अगर इतिहास के इस टाइम पीरियड को देखा जाए, तो इसका टाइम पीरियड है 1206 AD से, जिस समय भारत पे पहले मुस्लिम वंश की नींव पड़ी, जिसका नाम था गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1206 AD में भारत में पहले मुस्लिम वंश की नींव पड़ी और यहीं से हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हो जाती है। अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए, तो ये माना जाता है 1707 AD तक। 1707 AD में अंतिम शक्तिशाली, ध्यान दीजिएगा, अंतिम नहीं, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु होती है। और औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, वे इस कंडीशन में नहीं थे, उस अवस्था में नहीं थे, या कह सकते हैं अयोग्य थे, योग्य नहीं थे। तो मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन कर गए। तो औरंगजेब के बाद के समय को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और इस समय भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन शुरू हो गया था। तो 1707 के बाद के टाइम पीरियड को भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखा जाए, तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पर आते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम लोग दोस्तों समझ लेंगे। तो पृष्ठभूमि को देखें तो 570 AD की घटना है। 570 AD की घटना है। स्थान है आपका मक्का, स्थान है हमारा मक्का। और ये जो मक्का है हमारा, ये सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। तो सऊदी अरब के मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। और इन्होंने एक नवीन धर्म की स्थापना की, जिसका नाम था इस्लाम धर्म। ध्यान दीजिएगा, 570 AD में स्थान मक्का, सऊदी अरब, हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ और इन्होंने एक नवीन धर्म की स्थापना की, जिसका नाम था इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म। संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। इनकी मृत्यु होती है 632 AD में। और यह स्थल था हमारा मदीना। यह स्थल कौन सा है? मदीना है। और यह मदीना जो है, ये भी सऊदी अरब में पड़ता है। तो नवीन धर्म की स्थापना की गई हजरत मोहम्मद के द्वारा, और इन्हें पैगंबर का सेनापति भी कहा जाता है।
तो हजरत मोहम्मद ने एक नवीन धर्म चलाया, इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई थी अरब देश में और धीरे धीरे इस इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। तो यह धन कहाँ से आता? तो इस धन को लाने के लिए जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे या मुस्लिम साम्राज्य के लोग थे, इन्होंने अपने आसपास के देशों की ओर आक्रमण करने की नीति अपनाई। तो इसी क्रम में भारत पर आक्रमणों का सिलसिला शुरू हो गया और भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण अगर देखा जाए, भारत पे अगर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देखें तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ ये हुआ 711-712 एडी में। कब हुआ? 711-712 एडी में। और आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। अब यहां से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कहां के मुस्लिमों ने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण जो किया यह किया दाहिर के ऊपर, और दाहिर जो था ये सिंध का शासक था। तो यहां से एक पुस्तक मिली है चचनामा, और चचनामा से जानकारी मिलती है सिंध पर अरबों का आक्रमण। अर्थात जो मोहम्मद बिन कासिम था यह किस देश का रहने वाला था? अरब देश का। तो यहां से हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस देश के मुस्लिमों ने किया? अरब देश के मुस्लिमों ने किया। कहां किया गया? फिर क्वेश्चन आता है कहां किया गया? तो यह आक्रमण हुआ था सिंध पे। कहां पे आक्रमण हुआ? सिंध पे। अगर शासक को देखा जाए तो यहां का शासक जो इस समय था इसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। और यहाँ की जो पुस्तक प्राप्त हुई है उसका नाम है चचनामा, और चचनामा में दिया हुआ है सिंध पर अरबों का आक्रमण। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है इसके आक्रमण का केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत पर आक्रमण करना या भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करना, और यहाँ से बड़ी मात्रा में धन को एकत्र करना, और एकत्र करके धन को यहाँ से मध्य अरब में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्य स्थापित करने की इन्होंने कहीं से भी नहीं सोची। अर्थात इसकी जो नीतियां थी वो साम्राज्यवादी नहीं थी। उद्देश्य केवल एक था कि धन को अर्जित करना, लूटपाट करना और उस धन को ले जा करके अरब देश में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करवाना। ठीक है, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का 711-12 एडी में। किस देश का निवासी था? अरब का। आक्रमण कहाँ हुआ? सिंध पर। शासक कौन था? दाहिर। जानकारी कहाँ से मिली? चचनामा, और लिखा है सिंध पर अरबों का आक्रमण। आक्रमण का उद्देश्य क्या था? केवल धन एकत्र करना और लूटपाट करने के बाद जो धन है इसको ले जा करके मध्य अरब में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। साम्राज्यवादी कहीं से भी नीति का पालन नहीं किया गया। अगर भारत पर दूसरे मुस्लिम आक्रमण को देखा जाए, तो भारत पे दूसरा मुस्लिम आक्रमण जो किया गया है यह किया गया है सुल्तान महमूद गजनवी के द्वारा। तो भारत पर जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ है, जो सेकंड मुस्लिम आक्रमण हुआ है, ये किया है सुल्तान महमूद गजनवी ने। किसने किया है? सुल्तान महमूद गजनवी ने किया है। अब ध्यान देने वाली चीज यहां पर है कि जो महमूद गजनवी है इसने सुल्तान की उपाधि धारण की है, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह एक शासक था। अब इधर देखा जाए अगर यहाँ पे, तो ध्यान देने वाली चीज है कि भारत पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है ये किस दर्रे से आकर के किया है? अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद गजनवी ने किस दर्रे से प्रवेश किया है? तो महमूद गजनवी ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया है। किस दर्रे से प्रवेश किया है? खैबर दर्रे से प्रवेश किया हुआ है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रवेश कहां से किया इसने? तो इसने भारत ने प्रवेश किया खैबर दर्रे से। किससे प्रवेश किया?
खैबर दर्रे से। अगर दर्रे को देखा जाए तो दो पहाड़ों के बीच में आवागमन का अर्थात आने जाने का जो रास्ता होता है इसे ही दर्रे के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में देखिए नाथुला, शिवकिला, बोमडिला, लिपुलेख, कई दर्रे हैं आपके, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, बहुत सारे दर्रे हैं भारत में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किए? तो 1001 एडी से 1025 एडी तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। किसने किए? महमूद गजनवी ने। भारत पर 1001 से 1025 तक कुल 17 आक्रमण किए आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने। अब अगर महमूद गजनवी के प्रथम आक्रमण को देखा जाए, अंतिम आक्रमण को देखा जाए और मुख्य आक्रमणों को देखा जाए, क्योंकि सारे आक्रमणों से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो कुल आक्रमण कितने किए? 17 आक्रमण किए। ठीक है। अगर महमूद गजनवी के पहले आक्रमण को देखा जाए तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 एडी में किया और यह स्थान था गांधार, जहां की राजधानी थी तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला पर सुल्तान महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया और यहाँ का शासक जो इस समय था ये जयपाल था। शासक कौन था? जयपाल था। तो ध्यान दीजिएगा, सुल्तान महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ? 1001 एडी में। तो ये पहला आक्रमण है। अगर स्थान देखा जाएगा तो ये है आपका गांधार और शासक अगर देखेंगे तो जयपाल है। ठीक है। महमूद गजनवी की एक उपाधि थी, इसे मूर्ति भंजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक कहा जाता था, अर्थात यह मूर्तियों को पूरी तरीके से तोड़ देता था, नष्ट कर देता था। तो इसकी उपाधि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उपाधि क्या होगी इसकी? मूर्ति भंजक। उपाधि कौन सी है? मूर्ति भंजक। अगर सुल्तान महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण देखा जाए तो जो दूसरा प्रमुख आक्रमण है वो 1008 एडी में हुआ और इसे किया गया कांगड़ा जिले में। कहाँ पे किया इसने आक्रमण? कांगड़ा जिला, और ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा आक्रमण किया और पहला आक्रमण था जिसमें इसने मूर्ति को तोड़ दिया लूटने के पश्चात, अर्थात मंदिर में लूटपाट के पश्चात धन ले लिया पूरी तरीके से और धन लेने के बाद जो वहां पर मूर्ति स्थित थी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सुल्तान महमूद गजनवी का जो अंतिम और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था ये हुआ 1025 एडी में और यह स्थान था सोमनाथ मंदिर। स्थान कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। ये सोमनाथ जो मंदिर है यह शिव को समर्पित मंदिर है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित मंदिर है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। तो ये स्थित कहाँ पे? अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो जिला कौन सा है? सौराष्ट्र जिला। और लोकेशन अगर देखें तो गुजरात। ये अगर आप देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो सुल्तान महमूद गजनवी का जो सबसे प्रमुख आक्रमण था ये था 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर, जो कि शिव को समर्पित मंदिर है और सौराष्ट्र जिला गुजरात में स्थित है। आक्रमण के समय यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जिस समय महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम जो था वो यहाँ पर सौराष्ट्र का या सोमनाथ के आसपास के जो क्षेत्र थे इसका शासक था। इस मंदिर में लूटपाट करने के पश्चात महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की जो शिवलिंग थी इस पर तलवार मार दी और यह पूरी तरीके से क्षस्त भ्रस्त हो गई, ध्वस्त हो गई और मंदिर को पूरी तरीके से नहस कर दिया, इसने नष्ट कर दिया। और 1027 एडी में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध। अगर महमूद गजनवी के आक्रमणों को देखा जाए तो इसके भी आक्रमण का केवल एक ही उद्देश्य था कि लूटपाट करना
और लूटपाट करने के पश्चात धन एकत्र करना और उस धन को ले जाकर के मध्य अरब देश में एक बड़े साम्राज्य की निर्माण करना या अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए जो धन की आवश्यकता थी, बस इसी धन के उद्देश्य से ये भारत पर आक्रमण कर रहा था। इसके आक्रमणों का उद्देश्य भी साम्राज्यवादी नहीं था। अगर महमूद गजनवी के आक्रमणों की विशेषता देखा जाए, तो सुल्तान महमूद गजनवी के साथ में भारत में बड़े बड़े से राइटर आए। सुल्तान महमूद गजनवी के साथ में भारत में बड़े बड़े से लेखक या राइटर आए, जिसमें पहला जो है इसका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है? अल बरूनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत में आया था। तो यहाँ पर एक कारण और भी देखिए, जो सम्राट होता था या जो सुल्तान होता था वो युद्ध में क्या कर रहा है, उसके युद्ध की विशेषता क्या है, उसने कितने साम्राज्य को जीत लिया, इसके लिए क्या है वो अपनी विशेषताओं को बताता था। और उसकी विशेषताओं को लिखने के लिए उस समय जो व्यक्ति होता था वो लेखक होता था। तो सुल्तान जहाँ आक्रमण करता था, जिस क्षेत्र को विजीत लेता था, वहाँ पर वह अपने साथ लेखकों को लेकर के जाता था। ठीक है, तो अल बरूनी, और अल बरूनी को अगर देखा जाए तो इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, या किताबुल हिंद जो है यह अल बरूनी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। और इस पुस्तक में इसने भारत के दिल्ली नगर को भारत का सबसे उत्कृष्ट नगर बताया है। अर्थात भारत के सभी नगरों में जो दिल्ली है वो सबसे उत्कृष्ट नगर है। अगर दूसरा व्यक्ति देखा जाए तो जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया, इसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। और फिरदौसी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था शहनामा। क्या नाम था? शहनामा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक समय में फिरदौसी महमूद गजनवी के काफी क्लोज था, उसकी अच्छाइयाँ लिखता था, लेकिन बाद में दोनों के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया और यह इसका एक विरोधी बन गया। अगर तीसरा राइटर देखा जाए तो ये है बैहाकी। जो तीसरा लेखक है इसका नाम है बैहाकी। अगर बैहाकी की विशेषता को देखा जाए तो इसकी विशेषताओं से अत्यधिक प्रेरित होकर के लेनपुर ने इसे पूर्व का पेप्स कहा है। यही उपाधि पूछ लेता है, इसे क्या कहा है? पूर्व का पेप्स कहा है। चौथा देखा जाए तो ये है आपका उत्बी, और उत्बी जो था सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार का सबसे प्रमुख साहित्यकार था। अगर उत्बी को देखा जाए तो इसने पुस्तक लिखी है तारीख ए यामिनी व तारीख ए सुबुत्तुगीन। तो इसकी पुस्तक को लिख लेते हैं, तारीख ए यामिनी। और अगर दूसरी पुस्तक को देखा जाए तो तारीख ए सुबुत्तुगीन। ठीक है, और अगर पांचवा देखा जाए राइटर जो इसके साथ में आया था, इसका नाम था फारूकी। क्या नाम था? फारूकी। तो ध्यान दीजिएगा, सुल्तान महमूद गजनवी के साथ में भारत में बड़े बड़े साहित्यकार या मुस्लिम राइटर आए थे, जिसमें पहला था अल बरूनी किताबुल हिंद, दूसरा था फिरदौसी शाहनामा, तीसरा था बैहाकी जिसे पूर्व का पेप्स कहा गया है, चौथा था उत्बी जिसने तारीख है यामिनी और तारीख है सुबुत्तुगीन लिखी, और पांचवा था आपका फारूकी। तो इसके भी आक्रमण का एक ही उद्देश्य था, धन अर्जित करना, और धन अर्जित करके साम्राज्य का निर्माण नहीं करना, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाना। भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमण अगर देखा जाए तो भारत पे तीसरा मुस्लिम आक्रमण जो किया है यह किया है मोहम्मद गौरी ने। किसने किया है? मोहम्मद गौरी ने। अगर प्रारंभिक दोनों को देखा जाए तो पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी। इन दोनों के आक्रमणों का केवल एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि धन को एकत्र करना
और उस धन को ले जा करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना और मजबूत करना, भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्य का निर्माण करना, ये नीति इन लोगों की नहीं थी। अगर तीसरा भारत पे आक्रमण देखा जाए तो भारत पे तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो किया, ये किया किसने? मोहम्मद गौरी ने। किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। किसने किया? मोहम्मद गौ। ठीक है। अगर मोहम्मद गौरी को देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 एडी में किया। कब किया? 1175 एडी में किया और ये स्थान था मुल्तान। ये स्थान कौन सा था आपका? मुल्तान। ठीक है, ये स्थान कौन सा था? मुल्तान। अगर मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण देखा जाए तो ये आक्रमण था 1178 एडी में और यह स्थान था आपका पाटन। पाटन की अगर लोकेशन को देखा जाए तो ये गुजरात में पड़ती है और यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से युद्ध में पराजित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आक्रमण जो दूसरा हुआ मोहम्मद गौरी का भारत में, वह 1178 में पाटन गुजरात में हुआ और इस युद्ध में जो यहाँ के शासक थे भीम द्वितीय, शासक का क्या नाम था? भीम द्वितीय, बुरी तरीके से इन्होंने पराजित कर दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। भारत पर तीसरा आक्रमण जो इसने किया वो किया 1191 एडी में और इस युद्ध को कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या कहा जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि तराइन का पहला युद्ध किस किस के मध्य में लड़ा गया। तो देखिए, आक्रमण कर कौन रहा है? मोहम्मद गौरी। और ध्यान दीजिएगा, तो मोहम्मद गौरी अगर कर रहा है तो आक्रमण पहला किसका होगा या किसके मध्य होगा? तो लिख लेंगे गौरी वर्सेस, और इस समय यहां पर शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। अगर परिणाम को देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई इस युद्ध में और मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो तीसरा आक्रमण 1191 तराइन कर स्थान पर मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान और परिणाम पृथ्वीराज चौहान विजयी। अगर चौथा युद्ध देखा जाए तो 1192 एडी। कौन सा समय था? 1192 एडी और स्थान वही था तराइन का द्वितीय युद्ध, अर्थात तराइन के मैदानों में ही दूसरा युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध भी था गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। किसके किसके मध्य में था? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अगर इस युद्ध की विशेषता को देखा जाए तो एक वर्ष बाद ही युद्ध की पूरी स्थिति बदल गई और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज को चौहान को पराजित करने के बाद में इसने इसे बंदी बना लिया और अजमेर के किले में रख दिया और अजमेर के किले में ही इनकी आंखें निकाल ली और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनकी जो डेड बॉडी थी इसे भारत के बाहर लेकर चला गया। दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए परिणाम बदल गया बिल्कुल। क्या हो गया? गौरी विजयी हो गया बेटा। अब इसकी विजयी के कारण क्या थे? क्यों विजय हुआ बेटा इसको मिली? इसके कारणों को देखें तो यहाँ पर एक शासक थे, नाम था जयचंद। इन्होंने गौरी की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या पृथ्वीराज चौहान की हार का जो प्रमुख कारण थे वो कौन थे? आपके जयचंद थे। तो जब जयचंद ने गौरी की मदद की पृथ्वीराज चौहान को हराने में, तो गौरी जानता था कि जब जयचंद पृथ्वीराज चौहान का नहीं हुआ तो वह मेरा भी नहीं होगा। तो 1194 एडी में मोहम्मद गौरी ने फिर एक युद्ध लड़ा। 1194 एडी में मोहम्मद गौरी ने फिर एक युद्ध लड़ा और इस युद्ध का नाम था चंद्रावर का युद्ध। क्या नाम था? चंद्रावर का युद्ध। और यह युद्ध लड़ा गया गौरी वर्सेस जयचंद।
गौरी वर्सेस जयचंद। अगर यहाँ परिणाम देखें तो जो गौरी था इस युद्ध में विजयी हो गया और जयचंद की क्या हो गई, यहाँ पर हार हो गई। तो परिणाम देखें तो गौरी विजयी हो गया और जयचंद की क्या हो गई, हार हो गई। अब जैसे जयचंद की हार हुई तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि अब जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पर यहाँ के राजवंशों का शासन नहीं रहेगा और शासन की जो बागडोर थी धीरे धीरे भारतीय हाथों से जा रही थी। अगर मोहम्मद गौरी को देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन प्रारंभिक दोनों के बिल्कुल विपरीत। मोहम्मद गौरी जो था ये साम्राज्यवादी व्यक्ति था, अर्थात इसका उद्देश्य ये नहीं था कि धन को एकत्र किया जाए और धन को ले जा करके वहाँ साम्राज्य के निर्माण किया जाए। इसका उद्देश्य था कि धन को ले करके यहीं पर साम्राज्य की स्थापना करे, अर्थात धन को नहीं ले जाएंगे, विजित क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिला लेना और वहाँ पर अपने साम्राज्य का निर्माण, साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी और गौरी के पास कुछ प्रमुख दास थे और गौरी कहता था कि मेरे दास ही मेरी संतान है। गौरी क्या कहता था, मेरे दास ही मेरी संतान है। अगर इस क्रम में आगे देखें, अगर इस क्रम में हम लोग आगे देखें तो जब गौरी भारत से जाने लगा तो 1206 एडी में खोखर नामक जनजाति ने आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी। तो 1206 एडी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु होने के पश्चात इसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहले मुस्लिम वंश की नींव डाली जिसका नाम था गुलाम वंश। तो अब 1206 में हम लोग पहुंच गए। तो 1206 में खोखर जनजाति के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद इसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नवीन वंश की स्थापना की। तो गौरी कहता था मेरे दास ही मेरी संतान है। तो गौरी का एक दास नहीं था, गौरी के दास कई थे, जैसे पलटूज, नासरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मृत्यु के बाद तीनों में संघर्ष हो गया कि विजित क्षेत्र का कार्यभार कौन देखेगा। तो उन दोनों के विपरीत अर्थात पलटूज और कुबाचा के विपरीत गौरी जो था इसने विनम्रता की नीति का पालन किया, अर्थात साम्राज्य को बिना युद्ध के कैसे जीता जाए ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा और बिना युद्ध किए इसने जनता को जीत लिया। और 1206 एडी में भारत में एक नवीन वंश की स्थापना हुई जो पहला मुस्लिम वंश था, इसका नाम था गुलाम वंश। क्या नाम था, गुलाम, या इसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया, गुलाम वंश या दास वंश। अगर मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के उद्देश्य को देखें या इसकी विशेषताओं को देखें तो भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो संत थे या सूफी संत जो थे ये भारत में इसी के साथ में आए और भारत में अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये चिश्ती जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं ये गौरी के साथ में ही भारत में आए थे और अजमेर में जाकर के बस गए और वहीं पर इनकी मृत्यु के बाद इन्हें दफन कर दिया गया, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जाना जाता है या अजमेर शरीफ कहते हैं। ठीक है, गुजरात में स्थित है। अगर 1206 को देखा जाए, अगर 1206 से टाइम पीरियड को देखें तो यहाँ पर मुस्लिम वंशों की स्थापना हो गई। तो अब यहाँ पे हम केवल टॉपिक देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर मुस्लिम वंशों को देखें तो यहाँ पर पहला वंश हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, पहला वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश और गुलाम वंश की नींव डाली है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के बाद अगर हम देखें तो दूसरा वंश जो आएगा वो हमारा आएगा खिलजी वंश, दूसरा वंश हमारा आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में तीसरा जो वंश आएगा इसका नाम है तुगलक वंश, तीसरा वंश जो है इसका नाम है तुगलक वंश। अगर चौथा वंश देखा जाए तो चौथा वंश जो है इसका नाम है सैयद वंश। कौन सा है, सैयद वंश। अगर पांचवा वंश देखें तो ये है लोधी वंश और अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी के साथ में
1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में एक युद्ध होता है और इस युद्धकारी का नाम था, आक्रमणकारी का नाम था बाबर। और बाबर जब 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बुलाता है लोदी को, तो यहीं पर बाबर की विजय हो जाती है और इसके बाद भारत में एक नवीन साम्राज्य का निर्माण होता है जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। तो इसके बाद छठा अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को कहते हैं। बाबर के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था हुमायूं। लेकिन हुमायूं को चौसा और बेलग्राम के युद्ध में हरा दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा और भारत में कुछ वर्षों के लिए एक नवीन वंश का स्थापना हो गई जिसे द्वितीय अफगान वंश या सूरी वंश के नाम से जाना जाता है। तो नंबर 7 हम अगर देखेंगे तो ये है हमारा सूरी वंश या सेकंड अफगान वंश, सेकंड अफगान वंश। हुमायूं फिर भारत में लौटता है जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो अगर फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुगल हमारे वापस आ जाएंगे, फिर हमारे मुगल वापस आ जाएंगे और हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब और 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु और इसी मृत्यु के साथ में हम लोग मध्यकालीन इतिहास को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों कृपया जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।